भारत के पहाड़ी इलाकों में अक्सर हिमस्खलन, लैंडस्लाइड्स, बादलों का फटना, फ्लैश फ्लड्स, अचानक बाढ़ आ जाना, इस प्रकार की घटनाएं पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, अनियमित शहरीकरण, जहाँ जिसको जितनी ज़मीन मिली बगैर कुछ सोचे समझे वैध या अवैध प्रकार का निर्माण, दुकानें, होटल, व्यावसायिक होटल, और गंगोत्री जो कि एक धार्मिक स्थान है, 4 धामों में से एक है, वो एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरी दुनिया और ख़ासतौर से भारतवासी जब इस्तेमाल करने लगे तो अत्यधिक संख्या में अनियमित गाड़ियाँ, बसें, छोटी बड़ी सब तरह की गाड़ियाँ, और उनसे फैलता हुआ प्रदूषण और प्रदूषण से बढ़ती हुई गर्मी। उत्तरकाशी 4 धाम का पंजीकरण देखे तो पता नहीं कितने लाखों में है। गाड़ियों की संख्या, अगर ट्रैफिक विभाग या जो चेकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे जांच होती है गाड़ियों की, वहाँ से अगर आंकड़े लिए जाएं तो लाखों की संख्या में इस समय गर्मी से लेके अप्रैल के अंत से लेकर के जुलाई अगस्त तक, श्रावण मास तक बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पेड़ों की कटाई, पहाड़ों से खनिज निकालना, चोरी या वैध तरीके से भी खनिज का उत्पादन, बगैर किसी सोची समझी योजना या जनता की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखे बगैर राज्य हित में या व्यक्तिगत लोभ के कारण या लोगों की और सरकार की लापरवाही के कारण जो अनियमित जंगलों की कटाई है, भयंकर रूप से जंगल काटे गए। उसकी जगह पे जितना 100 गुना वृक्षारोपण होना चाहिए था, या वृक्षों का रोपण के बाद देख रेख, आप आंकड़े देखेंगे तो पौधे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन उन पौधों में से कितने पौधे बड़े होते हैं और बच पाते हैं। जो बच पाते हैं उनका अनुपात लेना चाहिए कटे हुए पौधों से। जो लगाए गए पौधे हैं वो तो उनमें से जो कितने जीवित रहते हैं ये तो एक अनुमान का विषय है। और मेरा अनुभव है कृषि विभाग या उद्यान विभाग में, वो 10% है। यानी अगर 100 लगाएंगे तो 5 या 10 पौधे ही उसमें से जिंदा रह पाते हैं। तो जो सरकार की गणना है वहाँ भी कहीं पे त्रुटि है कि एक पेड़ काटने पे 100 पेड़ लगाएंगे, तो वो 100 पेड़ की जगह 4-5 पेड़ ही जिंदा रह पाते हैं। तो कोई बड़े स्तर का वृक्षारोपण या वृक्ष लगाना या सघन जंगल लगाने का कार्य नहीं हुआ। अब न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में औद्योगिकरण हुआ है, छोटे छोटे शहरों में, भारत के बड़े शहरों की बात तो जाने दें, छोटे छोटे शहरों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं,
और बहुत सारी गाड़ियाँ, वाहन, औद्योगिकरण के कारण न केवल प्रदूषण बढ़ा है बल्कि गर्मी बढ़ी है। तो जो बादल समुद्र से या नदियों से निकल कर के ऊपर आते हैं पहाड़ों की तरफ, वो एकाएक एक जगह सघन हो कर के और गर्मी के कारण एक ही जगह फट जाते हैं। इसी को क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना, बादल ब्लास्ट, जो भी इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये भी है कि पहाड़ों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे झीलें हैं ऊपर पहाड़ों में, और गर्मी के कारण वो ग्लेशियर टूट रहे हैं। पहाड़, बर्फ़ जो है वो टूट जा रही है जगह जगह से, प्रदूषण के कारण, गर्मी के कारण। तो न केवल ये बादल का फटना है, ग्लेशियर्स के भी टूट जाने से और झीलें जो ऊपर बनी हैं उनका एकाएक अत्यधिक बारिश के कारण उसका जल जो है अचानक जो है फट करके नीचे की तरफ घाटी में चले आना, और पूरे जो भी जन समुदाय है, घर बार है, व्यवसायिक है, जो भी कुछ जनसंख्या है, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जा रहे हैं, सब बह जा रहे हैं। अब इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या करें? मेरी सरकार को, एनजीओज़ को और जो स्थानीय लोग हैं उनको मेरी ये सलाह होगी कि सबसे पहला काम तो वृक्षारोपण बहुत बड़े स्तर पर करें और देखें कि जो पौधे वो लगा रहे हैं वो जीवित बच रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बच रहे हैं जीवित, तो उसको वैज्ञानिक तरीके से या अपने तरीके से उसकी देखभाल करें, और अधिक से अधिक पौधे बच कर के बड़े जंगल बनना चाहिए। दूसरा, अनियमित शहरीकरण, इसको ना करें, और इसके ऊपर एक अच्छे पर्यावरण विशेषज्ञ और जो इमारत के बनाने वाले विद्वान हैं, जिनको आर्किटेक्ट्स बोलते हैं, उनकी सहायता लें, और उनकी सहायता से भूकंप रोधी और बाढ़ रोधी इमारतों का निर्माण करें, जिनमें वैली यानी घाटी का विशेष ध्यान रखें, जल बहाव का ध्यान रखें, भूकंप का ध्यान रखें। तीसरी मेरी सलाह ये होगी कि जो ऊंचे ऊंचे स्थान हैं वहाँ पर मौसम केंद्र, वायरलेस के मौसम केंद्र स्थापित किए जाएं, और इस मौसम में विशेष तौर पर सेंसर्स के साथ गुब्बारों का भी प्रयोग किया जा सकता है, ये पता करने के लिए कि ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके देखें कि ग्लेशियर्स की क्या स्थिति है। एक बहुत ही वैज्ञानिक और योजनाबद्ध कार्यक्रम है, जो कोई बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ में करने वाले सरकार है या एनजीओज़ हैं या स्थानीय लोग हैं, मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं। और लापरवाही से इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते। जो प्राकृतिक आपदा है, वर्ड जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है आपदा, तो उसको संभाल पाना बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने आपदा अपनी आंखों से देखी है वही इसको समझ सकते हैं। तो दूर गांवों से बिजली के कनेक्शन से घंटियां, बिजली के कनेक्शन या माइक सिस्टम कुछ इस प्रकार का भी होना चाहिए, जिससे कोई दूर सूचना दी जाए तो नीचे तक पहुंच जाए। अब आप देखिए 34 सेकंड या 35 सेकंड, 40 सेकंड, इतना समय बहुत ही कम है सिर्फ जान माल बचाने के लिए, और किस तरफ को भागना ये भी बड़ी समस्या है। नीचे जो लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से किस दिशा में आ रहा है ग्लेशियर और किधर को जाएगा।
तो ये तो कोई ड्रोन या कोई ऊपर से सैटेलाइट या कोई वेदर स्टेशन, जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं वहाँ से वही निर्देशित कर सकते हैं। नीचे वालों को नहीं पता कि किस तरफ को भागा जाए। आप देखें वीडियो के अंदर जो धराली का आया है, बहुत सारे लोग नीचे की तरफ भाग रहे हैं, उसी तरफ भाग रहे हैं जिधर ग्लेशियर को जाना है। उनमें से अगर कुछ उल्टी तरफ को भागे होते और 200-500 मीटर दूर चले जाते तो शायद कुछ लोगों की जान बचने की संभावना ज़्यादा थी। तो एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, प्रतिबद्धता के साथ, गंभीरता के साथ योजना बना के उसमें कर्मठ और ईमानदार व्यक्तियों को लगा के इन कार्यों को करने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, इमारतों के विद्वान, आर्किटेक्ट्स और स्थानीय लोग, और थोड़ा सा व्यक्तिगत लोभ से ऊपर उठ करके। आप देखें इन जगहों पर काम करने वाले मज़दूर ज़्यादातर नेपाल या बिहार से या गरीब राज्यों से, जहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ से लोग आकर के यहाँ काम करते हैं। मैंने खुद जा कर के धराली में, मेरा कई बार गंगोत्री जाते समय धराली हम रुकते हैं, 200 बच्चों को वहाँ के हम लोगों की तरफ से पढ़ाई का सामान, वस्त्र इत्यादि बांटे जाते हैं। अभी 24 मई को हम लोगों ने ये कार्य किया है और लगभग 200 बच्चे थे वहाँ। तो मुझे लगता है कि कहीं पर गंभीरता कम हो रही है, लोभ ने ओवरटेक कर लिया, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको बोलते हैं कि कम समय में अधिक पैसा कमा लेना, और बगैर कोई योजना, बगैर सोचे समझे, बगैर नींव अच्छी बनाए 3-4 मंजिल की इमारतें बना देना, बगैर ज़्यादा सरिया इस्तेमाल किए और बगैर बिल्डिंग को बाढ़ या भूकंप रोधक बनाए। तो इन सभी विषयों पे विचार करना पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज एक वास्तविक खतरा है सारी जनजाति के लिए, जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए और सभ्यता के लिए। और इसके लिए हमें और अधिक तैयार होना बहुत आवश्यक है। अब कब तक ऐसे केदारनाथ और धराली जैसे विनाशकारी घटनाओं को हम लोग देखते रहेंगे और एक मूक दर्शक बने रहेंगे? मेरा हम सभी से यही प्रश्न है कि कब तक ऐसे मूक दर्शक बने रहेंगे? इसमें सहभागिता क्यों नहीं करेंगे? तो आइए हम सब मिल करके इस पे विचार करें और एक योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से इस पे कार्य करें। आखिर वक्त पे दुर्घटना के बाद NDRF, SDRF, ITBP, सेना, इनको लगा देना और टीवी पे कर देना, ठीक है, इनकी आवश्यकता उस समय पड़ती है क्योंकि आपदा है। लेकिन आपदा होने से बचने के लिए या उसकी सूचना पहले मिल जाए तो जनजीवन का कुछ क्षति जो है कम कर सकें, इस प्रकार के कार्यों में हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।